मैं गन्ने का जूस बेचने वाला एक गरीब मेहनती लड़का था। लोग मुझे अक्सर तिरस्कार की नज़र से देखते थे, लेकिन मेरे दिल में एक ही सपना था, एक दिन बड़ा अफसर बनने का। दिन में मैं अपनी छोटी सी रेहड़ी पर गन्ने का जूस बेचता था और रातों को जाग जाग कर पढ़ाई करता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने मुश्किल प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली और असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। लेकिन मेरी इस कामयाबी के पीछे एक इंसान की बहुत बड़ी कुर्बानी छुपी थी। मेरी वही टीचर जिसने मेरी फीस भरने के लिए अपना जेवर तक बेच दिया था। इसलिए अफसर बनने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि अपनी उस महान टीचर को ढूंढूं और उनका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा और दरवाज़ा खुला, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो सच मेरे सामने आया वो इतना चौंकाने वाला था कि कुछ पल के लिए मेरी सांसें तक रुक गईं। उस महिला को ढूंढते हुए मुझे 2 घंटे बीत चुके थे। मैं बड़ी मुश्किल से इस मोहल्ले में पहुंचा था। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे घर, साफ पता चलता था कि यहाँ केवल निर्धन लोग ही रहते हैं। लेकिन जो यहाँ रहती थी, मैं उसकी किस्मत बदलने के लिए आया था। बस वो मुझे मिल जाए। बड़ी मुश्किल से पूछते पूछते घर तक जा पहुंचा, लेकिन अभी घर के बाहर ही पहुंचा था कि अंदर से अजीब और भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगीं। थोड़ा अंदाज़ा हो रहा था कि क्या हो रहा है। शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था, शायद यह उनका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन मैं अंदर दाखिल हो गया और सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सामने और कुछ नहीं, मेरे भाग्य का द्वार खुला पड़ा था। क्योंकि मेरा एक बढ़ाया हुआ कदम मुझे मेरी किस्मत का महाराजा बनाने वाला था। यह वो माहौल था कि यदि मैं फैसला करता तो मेरी यह दुनिया और परलोक दोनों सुधर जाते। और मैंने एक बेहतरीन फैसला किया। मैंने निर्णय लिया कि मैं इस देवी स्वरूप स्त्री से मेरा नाम मोहम्मद आकाश की जगह अब आकाश शर्मा है। मैं अनगिनत सपनों का अमीन था। निर्धनता की छांव में पला बढ़ा, सड़क के किनारे एक टूटे फूटे मकान में रहता था, जिसकी छत वर्षा के दिनों में पानी से लबालब हो जाती थी। जमीन कच्ची, दीवारें पुरानी, मगर दिल में चमकते ख्वाब। हर रोज सुबह जब मैं आंखें खोलता था, मेरी छत पर लटके बल्ब की कमजोर रोशनी में मेरा दिल एक नई उम्मीद से भर जाता था। मेरे पिताजी इस दुनिया से जा चुके थे। एक बूढ़ी माँ, 2 छोटे भाई बहन मेरे सहारे थे। शिक्षा का शौक था, बुद्धि मेरी पहचान थी, मगर हालात ने मुझे स्कूल से गन्ने के रस की रेहड़ी तक ला पटका। 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैं हमेशा प्रथम आता था। अंग्रेजी मेरा पसंदीदा विषय था। मैं बड़े विश्वास से बोलता था। मेरी आवाज़ में कोमलता थी, उच्चारण स्पष्ट, लहजा शुद्ध। मैं जब बोलता था तो लोग रुक जाते थे, सुनते थे, मुस्कुराते थे, हैरान होते थे। मेरे गन्ने के रस की रेहड़ी पर ज्यादा लोग स्वाद के नहीं, मेरी शख्सियत के दीवाने थे। सफ़ेद कड़कदार कुर्ता, नीली साफ पैंट, साफ सुथरा चेहरा, सलीके से कटे हुए बाल, सुनहरी धूप में चमकती हरी आंखें, गोरी रंगत और होठों पर हल्की मुस्कुराहट। हर गुजरने वाला 2 लम्हे रुककर देखता था। बच्चे हंसते थे, बड़े नजरें जमाकर हैरत से देखते थे, युवा रश्क किया करते थे। अक्सर लोग सवाल करते, भाई आप जैसे पढ़े लिखे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मुस्कुरा देता था, जवाब देने का साहस नहीं होता था। अंदर से टूट चुका था, सपने बिखर चुके थे, आशाएं मध्यम हो चुकी थी, मगर हाथ खाली थे, जेब खाली थी। छोटे भाई बहनों की किताबें, कॉपियाँ, माँ की पूजा और आशीर्वाद, बिजली का बिल, सब मेरी रेहड़ी से जुड़े थे। मैंने हार नहीं मानी। हर रोज नए जोश से उठता, गन्ने खरीदता, बर्फ लाता, मशीन चलाता, आवाजें लगाता था, शाम को बचत गिनता। दिन गुजरते चले गए, मगर अंदर की आग बढ़ती गई। मैं खुद से सवाल करता था कि क्या मैं केवल गन्ने वाला बनकर रह जाऊंगा? क्या मेरे सपने कभी सत्य बनेंगे? क्या मेरे दिलो दिमाग, मेरी सलाहियत, मेरे शब्द सब गले के धुएं में व्यर्थ हो जाएंगे? क्या कोई अवसर मेरे लिए बचा है? क्या मेरे नसीब में केवल धूप है, पसीना है, थकान है? एक दिन ऐसा ही जब दोपहर का समय था, धूप तेज थी, मैं मशीन चला रहा था, मेरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। सामने एक स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी सिर पर थी, आंखों में अचंभा था, मेरे चेहरे पर हैरानी का रंग था। उसने नजरें उठाई, पहचानने की कोशिश की। वो मेरी स्कूल की अध्यापिका ममता जी थीं।
मेरी आवाज बंद हो गई थी, हृदय की धड़कन तेज हो गई थी, हाथ रुक गए, समय ठहर गया। वो कहने लगी, आकाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें मैट्रिक करवाया था, हम तो समझे थे कि तुम किसी बड़े पद पर होगे, किसी कार्यालय में बैठकर हुक्म दे रहे होगे, अच्छे वर्दी में होगे, फाइलों के ढेर में व्यस्त होगे, तुम तो गन्ने बेच रहे हो। मैं मौन खड़ा था, आंखें झुकी हुई थी, चेहरे पर लज्जा थी, जुबान साथ नहीं दे रही थी। वो करीब आई, मुझे गौर से देखा, कहने लगी, तुम तो वैसे ही सुंदर हो जैसे स्कूल के दिनों में थे। तुम्हारी हरी आंखें अब भी बोलती हैं, तुम्हारी शक्ल में मासूमियत है, तुम्हारी मुस्कुराहट में चमक है। मैंने उन्हें सब सच बता दिया, निर्धनता का जिक्र किया, पिताजी की मृत्यु का बताया, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी का जिक्र किया, पढ़ाई छोड़ने का दुख बयान किया। उनके चेहरे पर पीड़ा थी, उनकी आंखों में नमी थी। वो बोली, आकाश तुम तो मेरे सबसे अच्छे और प्रिय विद्यार्थी थे। याद है मैं तुम्हारी फीस खुद दिया करती थी, क्योंकि तुम हर परीक्षा में पहला स्थान लाते थे। मुझे तुमसे हमेशा आशा थी कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम समाज का गौरव बनोगे। तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारे बोलने का अंदाज, तुम्हारी समझ-बूझ सब कुछ अद्भुत था। मगर ये गरीबी है ना बेटा, ये बड़े बड़े सपने खा जाती है, ये तुम जैसे हीरो को भी मिट्टी में छिपा देती है। मैंने उनका नंबर लिख लिया, दिल में एक आस, एक उम्मीद सी जागी। वही ममता अध्यापिका जो कभी हमें प्रेम से पढ़ाया करती थी, जो हर बालक से ममता से बात करती थी, जिन्हें मैं अपनी माँ समझता था, अब बड़ी हो चुकी थी। आंखों की गिर्द झुर्रियाँ थी, आवाज में कपकपाहट थी, मगर हृदय वही कोमल, वही खुशबू। मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हो गया, मेरे दिल में बरसों पुरानी यादें ताजा हो गईं। उनका वो कक्षा में पढ़ाना, उनका ब्लैक बोर्ड पर प्यार से लिखना, उनकी मुस्कुराहट, उनके हाथों की ममता, वो सब कुछ वापस लौट आया। जैसे समय रुक गया हो, जैसे मैं फिर 10 साल का बालक बन गया हूँ। उनके साथ चंद लम्हे गुजार कर दिल हल्का हो गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उनकी बातों में निष्ठा थी, उनकी नज़रों में सच्चाई थी। उनकी बातों से मुझे लगा कि शायद मेरा समय फिर आ सकता है, शायद भाग्य एक बार फिर से मेरे द्वार पर दस्तक देगा, शायद मैं फिर सपने देख सकूंगा। उनके शब्द मेरे अंदर उतरते चले गए, मैं उनकी बातों को अपने हृदय में जगह दी। उनके शब्द मेरे लिए प्रार्थना की तरह थे। मैंने उनको जाते हुए देखा, दिल चाहा कि रुक जाएं, बातें करें, पर वो चली गई थी। मैंने दोबारा रेहड़ी की तरफ देखा, गन्ने उठाए, मशीन चलाई, मगर अब दिल में एक नई ज्योति थी, जैसे अंधेरे में एक दीप जल गया हो, जैसे कोई नई सुबह होने वाली हो, जैसे बादल छटने वाले हों, जैसे मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला हो। मैंने उस दिन पहली बार खुद से वचन कर लिया था कि मैं यहीं नहीं रुकूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अपनी अध्यापिका का मान रखूंगा, मैं अपने सपनों को दफन नहीं होने दूंगा, मैं अपने भाई बहनों को बेहतर जीवन दूंगा, मैं माँ के चेहरे पर प्रसन्नता लाऊंगा, मैं गन्ने का रस बेचते हुए भी अपनी प्रतिष्ठा का सौदा नहीं करूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाने के हर अवसर से फायदा उठाऊंगा। और अब मुझे विश्वास था कि ममता जी का मिलना संयोग नहीं, ईश्वर का संदेश था। शायद कुदरत ने मेरे लिए कोई नया मार्ग चुन लिया है, शायद मेरे समय का आरंभ होने वाला है। मेरे दिलो दिमाग में ममता जी की यह बात यूं पैबस्त हो गई जैसे बरसों पुराना तीर किसी वृक्ष में गड़ गया। तुम तो बड़े बुद्धिमान थे, हमें उम्मीद थी कि तुम कुछ बड़ा करोगे। उनके लहजे में जो दुख था वो मेरे अंदर एक तूफान सा बर्पा कर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उनकी आशा तोड़ी है, जैसे मैं उनके विश्वास पर पूरा न उतर सका, जैसे मेरे अंदर जो चिंगारी थी वो बुझने लग गई थी, जैसे सपनों का वो रोशन घेरा जिसमें मैंने खुद को हमेशा उच्च पद पर देखा था, धुंध में खो चुका था। इसी दिन मैंने खुद से दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। मैं सिर्फ उनके लिए नहीं, अपने लिए अपने लिए भी, क्योंकि अगर मैंने खुद को ना सिद्ध किया तो मैं सारी जिंदगी इसी रेहड़ी के साथ जुड़ा रह जाऊंगा। मेरे लिए फैसला बहुत कठिन था। घर में भूख थी, माँ की अधूरी दवाइयाँ थीं, भाई बहनों की स्कूल की फीस थी, रोज की ज़रूरतें थीं।
जिनका बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर था। ऐसे में पढ़ाई को समय देना, सपनों को वक्त देना, उनके लिए जगह निकालना ऐसे ही था जैसे प्यासे को रेगिस्तान में जल तलाश करना। फिर भी मैंने फैसला कर लिया कि मैं दिन भर गन्ने का रस बेचूंगा। जब ग्राहक कम होते तो मैं किताबें खोल लेता, गर्मी से शर्ट भीग जाती, धूप में आंखें चमकने लगती, मगर मैं शब्दों में खोया रहता। कुछ ग्राहक अचंभे से देखते, कुछ उपहास उड़ाते, कुछ कहते या तो पढ़ाई कर लो या दुकानदारी चला लो, दोनों एक साथ नहीं होते। कुछ यूं समझते जैसे मैं कोई तमाशा हूँ। उनको क्या पता मेरे दिल में क्या संकल्प है, मेरी निगाह में क्या लक्ष्य है। मुझे यह भी याद है कि मैं कई बार ऐसा होता था कि कोई ग्राहक खड़ा होता और मैं किताब में ऐसा डूबा होता कि उसकी मौजूदगी का पता ही न चलता था। कुछ नाराज होकर चले जाते, मगर मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी नज़र उस वक्त एक विशाल दुनिया पे थी, एक उज्जवल भविष्य पे थी। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी का फैसला किया। न कोई कोचिंग थी, न कोई मार्गदर्शक, बस पुरानी किताबें थीं। याददाश्त का सहारा था, माँ के आशीर्वाद थे और अंदर का जुनून था। जब कभी थक जाता, माँ का चेहरा याद आ जाता। जब कभी हार मानने को दिल करता, ममता जी की बातें हृदय में गूंजने लगती। कई कई दिन भूखा भी रहा, कई रातें प्रकाश के बिना गुजारी, मगर पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर वो दिन आया जब मैंने परीक्षा दी, पूरा दिल लगा के, जैसे सब कुछ इसी पर लगा हो। फिर इंतजार शुरू हुआ, दिल बेचैन रहने लगा। हर लम्हा ख्याल आता, अगर विफल हो गया तो क्या होगा, माँ को क्या जवाब दूंगा, भाई बहन क्या सोचेंगे, रेहड़ी पे दोबारा जाना पड़ेगा या फिर कोई छोटा मोटा काम ढूंढना पड़ेगा। इन्हीं सोचों में दिन गुजरते चले गए। फिर जब परिणाम आया तो मैंने देखा कि मैं टॉप 15 में हूँ। मेरी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्ति हो गई। तो वो लम्हा मेरे लिए खुशियों का दिन था, जैसे आकाश से ज्योति उतरी हो, जैसे बादलों के पीछे से सूरज झांकने लगा हो, जैसे बरसों की साधना एक पल में रंग ले आई हो। मेरी माँ की आंखों में आनंद के आंसू थे। भाई बहन मुझे अचंभे से देख रहे थे। मोहल्ले वाले आकर बधाई दे रहे थे। रेहड़ी के सामने वही ग्राहक जो कभी शिकायत करते थे, अब तारीफी नजरों से देख रहे थे। मेरी कहानी न सिर्फ शहर में बल्कि मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गई थी। गन्ने का रस बेचने वाला बना असिस्टेंट कमिश्नर, यह सुर्खी हर तरफ गूंजने लगी। मेरे इंटरव्यूज हुए, मेरी तस्वीरें छपी, मेरा जिक्र अखबारों और टीवी पर आ गया। लोग प्रशंसा करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। जो कभी कहते थे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब वही मुझे अपना गौरव कहने लगे। मुझे न सिर्फ नौकरी मिली बल्कि सरकारी आवास भी मिला, सरकारी गाड़ी भी मिली, मान सम्मान मिला, सुकून मिला। वही चेहरा जो पहले धूप में पसीने से तर होता था, अब एयर कंडीशन कमरे में फाइलों के बीच बैठा फैसले करता था। जो कभी दूसरों के रहमो करम पर था, अब खुद लोगों की सहायता कर रहा था। कुछ दिन लगे खुद को संभालने में। अपने परिवार को सरकारी घर में शिफ्ट किया, सामान खरीदा, लोन उतारा, माँ के लिए नई दवाइयाँ खरीदी, भाई बहनों के लिए अच्छी किताबें लाया। फिर प्रशिक्षण का समय आ गया। नया माहौल, नए लोग, नए नियम, नई जिम्मेदारियां। हर लम्हा कुछ न कुछ सीखा, हर दिन कुछ नया जाना। अपनी हैसियत को समझा, अपनी शक्ति को पहचाना। फिर जब बाकायदा ड्यूटी शुरू हुई तो दिल में एक ही भाव था कि अब मैं वो आकाश नहीं रहा जो रेहड़ी पे गन्ने का रस निकालता था। अब मैं वो आकाश हूँ जिसने सपनों को सत्य में बदला है, जिसने हालात के सामने घुटने नहीं टेके, जिसने ममता जी की आशा को टूटने नहीं दिया, जिसने निर्धनता की बेड़ियों को तोड़कर अपनी तकदीर लिखी। मेरे चेहरे पर जो आत्मविश्वास पहले था, अब इस वकार में भी शामिल हो चुका था। कुछ लोग कहते थे कि बड़े पदों पर हमेशा सुंदर लोग ही होते हैं। उनका कहना था कि सुंदरता भी एक मापदंड ही है। मैंने हंसते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो मेरी सुंदरता ने भी मेरा साथ दिया, मगर असल बात यह है कि हृदय सुंदर हो तो चेहरे पर भी कोमलता आ जाती है। मेरी सफलता में मेरी मेहनत, मेरी प्रार्थना, मेरी माँ का सब्र और मेरी अध्यापिका का विश्वास सब कुछ शामिल था। अब मैं वही आकाश था, मगर जिंदगी बदल चुकी थी। मेरी सोच, मेरा रवैया, मेरी जिम्मेदारियां, मेरा दायरा, सब कुछ बदल चुका था।
मेरी माँ ने जिस दिन कहा कि तुम्हारी वागदान यानी सगाई तुम्हारी कज़न से हो चुकी है और जल्द शादी की तिथि भी रखनी है, मेरे दिल में कुछ अजीब सा होने लगा था। बचपन ही से मैं उस लड़की को जानता था। उसकी माँ की वह बात जो बरसों पहले सुनी थी कानों में गूंजने लगी। उस दिन जब मेरी माँ उनके घर रिश्ता लेकर गई थी और उन्होंने कहा था कि गरीब हो लेकिन रूप रंग के अच्छे हो, इसलिए तो अपनी बेटी दे रहे हैं। यह शब्द बाण बनकर मेरे सीने में पैवस्त हो गए थे। मैंने कुछ कहा नहीं था। माँ मौन थी, मगर उसकी आंखों में वो पीड़ा थी जो सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। माँ ने समय के साथ साथ इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन मैं कभी नहीं भूला था। मेरे दिल में यह बात किसी खरोंच की तरह रह गई थी। माँ ने कहा, बेटा, उस वक्त वो झूठ नहीं बोल रही थी। हम वास्तव में निर्धन थे। अब अगर धनी हो गए हैं और हम या रिश्ता तोड़ेंगे तो दुनिया हमें बुरा भला कहेगी, हमारी प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा। मैंने माँ की बात मान ली। मैंने कहा, ठीक है, जो होना है हो जाए, मैं उसी से विवाह कर लूँगा। दिल में एक शून्यता जरूर थी, पर माँ की प्रसन्नता मेरे लिए सब कुछ थी। इन्हीं दिनों मेरे जहन में एक और विचार आया कि मैं अपनी पुरानी गुरु ममता जी से अवश्य मिलूंगा, जो मेरी जिंदगी में रोशनी की पहली किरण थी, जिन्होंने मुझे हमेशा सहारा दिया, मुझे स्कूल में रखा, मेरी फीस अपने जेब से दी, मुझ पर विश्वास किया और मेरी क्षमताओं पर भरोसा किया। वो मेरे जीवन की एकमात्र पुरानी स्त्री थी, जिन्होंने कभी मेरे चेहरे से नहीं, मेरी आंखों से मेरी विद्वता को पहचाना था। अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका था। मेरे पास सब कुछ था। सरकारी गाड़ी थी, अधिकार थे, मान था, स्थान था। समय था कि मैं उनके पास जाकर धन्यवाद करूं, उनको बता दूं कि आपका आशीर्वाद रंग लाया है। आपकी आशा ने मुझे हारने नहीं दिया। आपका विश्वास मेरे लिए शक्ति बन गया। उनसे मिलने के लिए मैंने विशेष तैयारी की, उनके लिए उपहार खरीदे, उनके लिए विशेष प्रकार के पुष्प लाए। मैंने उनका पता लगवाया। जाहिर है मेरे लिए यह कठिन नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं खुद जाकर मिलूंगा और बताऊंगा कि जिस आकाश पर उन्होंने विश्वास किया था वो अब किसी मुकाम पर पहुंच चुका है। अब वो आकाश सरकारी वर्दी में उनके सामने खड़ा होगा। जो कभी उनके पैसों से पढ़ा करता था, उनके एहसान का बदला तो नहीं दे सकता, पर धन्यवाद तो कर सकता है। गाड़ी निकलवाई, पते पर रवाना हुआ। रास्ते में हृदय की धड़कन तेज थी, आंखों में भावनाओं का तूफान था, दिल में अजीब सा वलवला था कि जब वो देखेंगी तो क्या होगा, वो क्या कहेंगी, उनका रिएक्शन कैसा होगा। मैं बार बार जहन में यह दृश्य लाता कि द्वार खुलता है, मैं अंदर दाखिल होता हूँ, वो मुझे देखकर चकित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उनके सामने जाकर बैठता हूँ, उनका कुशल मंगल पूछता हूँ, उनका हाल जानता हूँ, उनसे अपनी सफलता का भेद बांटता हूँ। रास्ता लंबा था, सोचें गहरी से गहरी थी, विचार निरंतर आ रहे थे, दिल को चैन नहीं था, जैसे कोई अनजानी कशिश हो। गाड़ी उस मोहल्ले में दाखिल हुई तो दृश्य बदलने लगा। यह जगह बहुत पुरानी सी लग रही थी। छोटे छोटे घर, कमजोर दीवारें, तंग गलियां, धूल भरे रास्ते, छोटे छोटे बालक नंगे पांव दौड़ते हुए, कुछ स्त्रियां जल भरने के लिए कतार में लगी हुई, कुछ बुजुर्ग वृक्ष के साए में बैठे हुए। दृश्य हृदय को छू रहा था। मेरी सरकारी गाड़ी इन सड़कों पर ठीक से नहीं चल पा रही थी। कहीं नालियों का पानी, कहीं पत्थरों की रुकावट, कहीं मोड़ इतने तंग थे कि गाड़ी मुड़ न सकी। मैंने ड्राइवर से कहा कि बस यहीं रोक दो, मैं पैदल चला जाता हूँ। हाथों में पुष्प गुच्छ था, दूसरे हाथ में उपहार थे और मैं वर्दी में था। मैं शान से चल रहा था। लोग मुझे अचंभे से देख रहे थे। कुछ द्वार खुल गए थे, कुछ खिड़कियां हिलने डुलने लगी थीं, कुछ बालक रुक से गए थे, कुछ बुजुर्ग उठ गए थे। मैं आगे बढ़ता चला गया। हर गली, हर मोड़, हर कदम मुझे अतीत की तरफ लेकर जा रहा था, जैसे हर ईंट, हर दीवार मुझे देखकर मेरा नाम ले रही हो। वो दिन याद आ रहे थे जब भी मैं उन बालकों की तरह नंगे पांव इन्हीं गलियों में भागता था। वो लम्हे याद आ रहे थे जब मैं एक एक पैसे के लिए तड़पता था।
हर कदम के साथ हृदय की धड़कन तेज होती चली जा रही थी। पसीने की बूंदें माथे पर आने लगी थीं। गलियों में कुछ लोग पहचानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने पहचान लिया था, कुछ बड़बड़ाने लगे थे। मैं इस सब से बेखबर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता ही चला गया था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही विचार था कि गुरु से मिलना है, उनसे नजरें मिलानी हैं, उनको बताना है कि वो जीत गई हैं, उनकी सोच जीत गई है, उनका विश्वास जीत गया, उनकी प्रार्थना जीत गई। मैं उनके द्वार के करीब पहुंचा तो कुछ लम्हे रुक गए। दिल अजीब से भय में डूबा हुआ था। कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद की, जैसे प्रार्थना मांगी हो, जैसे अंदर के तूफान को रोकने की कोशिश की हो। फिर कदम बढ़ाया। द्वार अभी बंद था, मगर अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी बात पर विवाद हो रहा हो, जैसे किसी स्त्री की चीख सुनाई दी, जैसे कुछ गिरने की आवाज आई। मैं हिचकिचाने लगा, कदम रुकने लगे। दिलो दिमाग में सवाल गूंजने लगे कि क्या अभी जाना उचित है? क्या वही समय है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे कुछ देर रुकना चाहिए? मैं द्वार के पास खड़ा रहा। अंदर की आवाजें बढ़ती चली गईं। दिल में अजीब और गरीब सी व्याकुलता पैदा हो गई थी। थोड़ी देर के बाद सोचा कि वापस आ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद एक ऐसी आवाज आई कि मेरा जैसा पुरुष तो बिल्कुल भी पलट कर नहीं जा सकता था। मेरे गुरु का नाम लेकर किसी ने उनको गाली दी थी। मैं फौरन से द्वार की तरफ बढ़ा। मैंने अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया कि वो अपनी स्थिति संभालें। मैंने द्वार को ठोकर मारकर तोड़ा तो सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उन्होंने एक जवान कन्या को गले लगाकर रखा था। वहां पे 2-4 पुरुष खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति अंदर घुस आया है तो वो आगे बढ़े, लेकिन मेरे सुरक्षा कर्मियों को देखकर भीगी बिल्ली बन गए। कहने लगे, कौन हो तुम? मेरे सुरक्षा कर्मियों ने बताया, यह असिस्टेंट कमिश्नर हैं इस इलाके के। वो लोग हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए थे। कहने लगी, सर आप हमारे घर में क्या हुआ है? मैंने कहा कि पहले तुम बताओ कि इस स्त्री के साथ क्या कर रहे हो, यह क्यों यहाँ डरी समय बैठी है? ममता जी देखकर वास्तव में हैरान रह गई कि मैं हूँ। मैंने उनको उठाया और उस कन्या को देखा जो उनकी बाहों में बिल्कुल सिकुड़ी हुई बैठी हुई थी। अत्यंत सुंदर लड़की थी, लेकिन पता नहीं कौन थी। ममता जी ने कहा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं बोल सकती, यह बड़े भयानक लोग हैं। मैंने कहा, यह भयानक हैं? इनकी तो बताएं कि क्या बात है? उन्होंने कहा, यह मेरे भाई हैं, मेरे हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे मेरा हिस्सा तो दो। कहते हैं कि हिस्सा नहीं दूंगा और बदले में मेरी बेटी का वागदान मांग रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी का रिश्ता इनको देना नहीं चाहती, क्योंकि जिस लड़के के लिए मांग रहे हैं वो नशीली दवाओं का आदी है और इसकी दूसरी शादी है। कहते हैं कि अगर रिश्ता नहीं देना तो चले जाओ यहाँ से। मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल रहे हैं। बेटा हमारा तो कोई भी नहीं है। जब मैंने सब कुछ सुना तो मैंने उनको घूर कर देखा। उनके लिए इतना ही काफी था। मैंने वहीं खड़े खड़े पुलिस को बुलवा लिया और कहा, जरा इनकी सेवा करो, इनको इनके ससुराल लेकर जाओ। ससुराल से मेरा मतलब थाना था। वो क्षमा मांगने लग गए थे, लेकिन मैंने उनको बिना सजा दिए जाने नहीं देना था। जो बेटियों और बहनों का अधिकार खाते हैं और स्त्रियों को मजबूर कर देते हैं, वो दंड के ही पात्र होते हैं। मैंने अपने गुरु का हाथ थामा था और कहा कि आप मेरे साथ चलें। उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने बंगले पर ले आया। वापस आकर उन्होंने बाकी की तफसील भी बताई कि उनके पति इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका कोई भी नहीं है। एक पत्र था जिसे बाहर के देश भेजा बड़ी मुश्किलों से, लेकिन उसने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया और वहां जाकर विवाह कर लिया। वो तो पैसे भी नहीं भेजता। मैंने अपने गुरु से कहा कि आप मेरे लिए माँ के समान हैं। आपने मेरी फीस भरने के लिए अपने गहने तक बेच डाले थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ? आज से आप इसी घर में रहेंगी। उन्होंने मुझे कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और कहा कि मैं तो ये सोचकर भी अचंभे में हूँ कि तुम इतनी जल्दी इस पद तक कैसे पहुँच गए। मैंने कहा कि यह सब सिर्फ आपकी कृपा से ही हुआ है। मैंने आपके हाथ से लिखना सीखा। मैंने आपकी बातों से जीना सीखा। मैंने आपकी प्रार्थनाओं से जीतना सीखा। आपकी ममता ने मुझे वो हौसला दिया, हिम्मत दी जो मेरे माता पिता के बाद मुझे कहीं से भी नहीं मिली। आपके स्नेह ने मुझे उस वक्त थामा
जब मैं गिरने वाला था, आपकी आशा ने मुझे उस वक्त बचा लिया जब हर द्वार बंद हो चुका था। आपकी मौनता ने मुझे वो पाठ दिया जो किसी पुस्तक में नहीं था। आपके आंसुओं ने मुझे वो शक्ति दी जो मेरे पाँव में आग लगा गई थी। आपके खाली हाथों की महक आज मेरे घर को खुशबू देती है। आपकी बेटी आज मेरे लिए कर्तव्य है, एक अमानत है, एक दीप है जो अंधेरी गलियों में प्रकाश बन सकता है। मैंने आपके कक्ष के लिए विशेष प्रबंध किया है। मैंने इस कमरे में वो चित्र लगाई जो आपने पहली बार मेरी नकल करते हुए खींची थी। मैंने इस पुस्तकालय में वो पुस्तक रखी है जो आपने मुझे इनाम के रूप में दी थी। आज वो पुत्र लौट आया जिसे आपने शहर की धूप में भीगने से बचा लिया था, जिसे आपने नंगे पैरों स्कूल भेजा था, जिसे आपने दोपहर में अपने हाथों से भोजन खिलाया था, जिसे आपने एक आस उम्मीद कहा था, जिसके लिए आपने अपने सपने बेचे थे, जिसके लिए आपने अपने रिश्तेदारों की बातें सुनी थी। आज वो बेटा आपके सामने खड़ा है, वही सिर झुकाए, वही धीमी आवाज, वही हृदय, वही शुक्रगुजार, वही आंखें भीगी, वही जोश ताजा, वही निष्ठा, वही वचन। आज का दिन मेरा नहीं, आज का दिन आपका है। आज के फैसले आपके हैं, आज की विजय आपकी है, आज का समय आपका है, आज की कथा आपकी है। गुरु को मेरे साथ रहते हुए 1 महीना हो चुका था। वो दिन रात मेरे लिए आशीर्वाद देती थी, मेरी सफलता पर गौरव किया करती थी। मेरे बंगले के हर कोने में उनकी प्रार्थनाएं गूंजती सुनाई देती थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। उनकी आंखों में वो संतोष था जो बरसों की पीड़ा के बाद मिलता है। मैंने उनके चेहरे पर तृप्ति देखी और एक फैसला कर बैठा जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मैंने अपनी माँ के सामने बैठकर जब यह फैसला सुना दिया तो उनकी आंखों में हैरानी की लहर दौड़ गई। वह मेरी तरफ देखती रह गई। मैंने कहा, माँ, मैं अपनी कजन से वागदान तोड़ना चाहता हूँ और गुरु की बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने जैसे ही यह सुना तो उनके चेहरे का रंग बदल गया था। उन्होंने फौरन से कहा कि क्या हो गया है? क्या यह तुम्हारा निर्णय है या किसी के कहने पर कर रहे हो? मैंने कहा, यह मेरा निर्णय है और मैं यह बदलने वाला नहीं हूँ। मेरी माँ ने थोड़े वक्फे के बाद कहा था कि बेटा, तुम्हारी इच्छा, अगर तुम समझते हो कि यह फैसला तुम्हारी प्रसन्नता का कारण बनेगा तो फिर मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया था कि मेरी माँ ने मेरे फैसले को स्वीकार किया। इसके बाद मैंने अपने गुरु के पास जाकर वह बात की जिसने उनकी आंखों में आंसू भर दिए। मैंने कहा कि आपने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, अब आपकी बेटी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ममता जी ने मेरी तरफ देखा जैसे किसी स्वप्न में हूँ। उनके होंठ कपकपा रहे थे, आवाज भीग चुकी थी। वो बोली कि बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक बहुत बड़े पद पर हो, तुम्हारा विवाह किसी भी बड़े परिवार में हो सकता है। तुम मेरी बेटी से क्यों विवाह करना चाहते हो? मैंने कहा कि आपके एहसानों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन आपकी बेटी के अच्छा पति बनकर मैं शायद कुछ तो बन सकूं। वो बोली, बेटा, तुमने मेरी आखिरी चिंता भी खत्म कर डाली है। तुमने मेरी बेटी को पिता का सहारा दे दिया। तुमने उसके भाग्य में वो ज्योति डाल दी जो शायद किस्मत को भी मंजूर न थी। उन्होंने बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, तुमसे एक बात करनी है। यह बालक तुमसे विवाह करना चाहता है। बेटी ने नजरें झुका ली लज्जा से, चेहरा लाल सुर्ख हो गया, लेकिन उसने धीरे से हाँ कर दी और वहां मेरे दिल को चैन मिल गया। मैंने कहा कि विवाह घर में होगा, सादगी से होगा, गवाह मेरे मित्र होंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, यह सब मेरे घर में होगा। मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समारोह मेरे घर के 4 दीवारों के अंदर होगा। जब विवाह हुआ तो मेरी आंखों के सामने वो सब दृश्य घूम गए थे। जब मैं गन्ने का रस बेचता था, जब मेरे वस्त्रों में धूल होती थी, जब जूते फटे पुराने होते थे, जब लोगों की नजरें घृणा से गिरती थीं, जब रिश्ता देने से इनकार किया जाता था, जब निर्धनता हर द्वार से धुतकार देती थी, और आज उसी कन्या से विवाह हो रहा था जो उस वक्त किसी के योग्य नहीं समझा जाता था।
वो कन्या मेरे जीवन में चली आई जो एक पूज्य गुरु की बेटी थी, जिसके संस्कारों में महक थी, जिसके किरदार में प्रकाश था, जो लज्जा और हया का प्रतीक थी, जो माँ के चरणों में पली बढ़ी थी, जो मौनता से मेरे साथ आकर बैठी थी, जैसे उसे विश्वास हो कि अब वो सुरक्षित हाथों में है। मेरे साक्षी वही लोग थे जिन्होंने कभी मेरा उपहास उड़ाया था। मेरे मेहमान वही लोग थे जिन्होंने कभी मेरे घर का द्वार नहीं खटखटाया था। मेरी माँ वही माँ थी जो आज भी मेरे लिए प्रार्थनाओं का दीप थी। मेरी गुरु वही गुरु थी जो आज अपने सपनों को सत्य बनते देख रही थी। मेरी पत्नी वही बेटी थी जो माँ के लिए आंखों का तारा थी। विवाह के बाद वो मेरे घर की शोभा बन गई। वो मेरे लिए शांति बन गई। वो मेरी जिंदगी की रौनक बन गई। उसके वजूद से मेरे कमरे में खुशबू आने लगी। उसकी मौजूदगी से मेरे हृदय को चैन मिलने लगा। उसकी बातों से मेरे दिन की थकान उतरने लगी। उसके तौर तरीके से मेरे दिल में प्रेम पलने लगा। वो न सिर्फ मेरी पत्नी थी, वो मेरी साथी थी, वो मेरी राजदार थी, वो मेरी पूजा थी, वो मेरा गौरव थी। मैं जब काम से वापस आता तो द्वार पर उसकी मुस्कुराहट मेरा स्वागत किया करती थी। मैं जब थका हारा होता तो उसकी बातों में सुकून मिलता। मैं जब मौन हो जाता तो वो मौनता को प्रेम से भर देती। मैं जब उलझन में होता तो वो प्रार्थनाओं का कवच बन जाती। वो वास्तव में एक गुरु की बेटी थी, जिसकी शिक्षा में महानता थी, जिसके अंदाज में वकार था, जिसकी बातों में मिठास थी, जिसके भावनाओं में निष्ठा थी, जिसके हाथों में बरकत थी, जिसके आने से मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। हम अक्सर छत पर बैठकर पुरानी बातें याद किया करते, बचपन के किस्से दोहराते, उसकी माँ की मेहनतों को प्रणाम करते। वो माँ जो एक समय में गुमनाम थी, आज उसका नाम मेरे बंगले के हर कक्ष में सम्मान के साथ लिया जाता था। मैं जब भी उनकी तरफ देखता था तो दिल से एक प्रार्थना निकलती, हे ईश्वर, हर किसी को ऐसी माँ, ऐसी गुरु, ऐसी परोपकारी अदा फरमा जो बिना किसी फल के मेहनत करे, जो बिना किसी लालच के भला करे, जो अपना सब कुछ देकर भी शिकायत न करे, जो पुत्र के बजाय इंसान बनाए, जो शिष्य को दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा दे लेकिन खुद पीछे रह जाए। यह गुरु ही होते हैं जो आम से मनुष्यों को बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचा देते हैं लेकिन खुद बेचारे वहीं खड़े रह जाते हैं। हमें अपने गुरुओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम में से कितने ऐसे लोग भी हैं जो सफल होने के बाद पलटकर अपने गुरुओं को धन्यवाद बोलने के लिए जाते हैं। शायद बहुत ही कम, लेकिन जाना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे संस्कार बनाते हैं, जो हमें कुछ बनाते हैं। या वो वृक्ष हैं जो हमें तो कुछ बना देते हैं लेकिन खुद हमेशा धूप में ही जलते रहते हैं। शादी के चंद माह बाद ही मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने मेरे ज़मीर और ओहदे दोनों का इम्तिहान ले लिया। मैं अपने ऑफिस में बैठा फाइलों का जायजा ले रहा था कि मेरे पीए ने इत्तला दी कि इलाके का सबसे बड़ा जमींदार और बाअसर राजनीतिज्ञ ठाकुर विक्रम सिंह मुझसे मिलने आया है। ठाकुर विक्रम सिंह वो शख्स था जिसका नाम सुनते ही गरीबों के माथे पर पसीना आ जाता था। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था। उसने कुर्सी पर बैठते ही एक फाइल मेरी मेज पर रखी और कटीली आवाज में कहा, आकाश बाबू, सुना है आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन राजनीति में ईमानदारी से ज्यादा मसलहत काम आती है। यह उन जमीनों के कागजात हैं जहां आपकी गुरु ममता जी का पुराना स्कूल वाक़ है। मुझे वहां एक शुगर मिल बनानी है, बस आपके दस्तखत की देर है। मैंने कागजात देखे। वो स्कूल की जमीन को गैरकानूनी तौर पर हथियाने का मंसूबा था। मैंने ममता जी की आंखों में उस स्कूल के लिए जो प्रेम देखा था वो मेरे सामने आ गया। मैंने फाइल बंद की और ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठाकुर साहब, जहाँ इल्म का दिया जलता हो वहाँ मैं चिमनियों का धुआं नहीं भरने दूंगा। यह दस्तखत नहीं होंगे। ठाकुर के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। तुम भूल रहे हो कि तुम कहाँ से आए हो आकाश। मैं तुम्हारी उस रेहड़ी को अब भी देख सकता हूँ जिस पर तुम गन्ने का रस बेचते थे। अपनी औकात मत भूलो। इस वाक्य के बाद मेरे खिलाफ साजिशों का जाल बुनना शुरू हुआ। इन्हीं दिनों एक नया किरदार सामने आया, समीर।
समीर मेरे बचपन का दोस्त था, वही जिसने छठी कक्षा में मेरी कॉपी चुराई थी, लेकिन अब वो ठाकुर का खास कारिंदा बन चुका था। समीर ने मेरे घर की जासूसी शुरू कर दी और उसे पता चल गया कि मेरी पत्नी, जो ममता जी की बेटी है, उसके पास कुछ ऐसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो ठाकुर के खानदान के पुराने जुर्मों को बेनकाब कर सकते हैं। एक शाम जब मैं ड्यूटी से वापस आया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है और ममता जी आंगन में बेहोश पड़ी हैं। मेरी पत्नी गायब थी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। फौरन पुलिस को अलर्ट किया, लेकिन ठाकुर का असर इतना था कि थानेदार ने हाथ पांव फूलने का बहाना बना दिया। ममता जी को होश आया तो उन्होंने रोते हुए एक पुराना संदूक निकाला। आकाश, यह संदूक मेरे शौहर का है, वो भी इसी इलाके में पटवारी थे और ठाकुर के बाप ने उन्हें सिर्फ इसलिए कत्ल करवा दिया था कि उन्होंने उन जमीनों का सच जान लिया था। मेरी बेटी के पास वो नक्शा है जो ठाकुर की सल्तनत को गिरा सकता है, इसीलिए वो उसे उठाकर ले गए हैं। मेरी रगों में खून नहीं जैसे आग दौड़ रही थी। मैं अब सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं था, मैं एक शिष्य था जिसकी गुरु की इज्जत दांव पर लगी थी। मैंने वर्दी पहनी, अपना सरकारी असलहा संभाला और बिना किसी अतिरिक्त नफरी के ठाकुर की हवेली की तरफ रवाना हुआ। हवेली के बाहर समीर खड़ा था, उसने मुझे रोकने की कोशिश की। आकाश, वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारी अफसरशाही काम नहीं आएगी। मैंने उसे धक्का दिया और कहा, समीर, स्कूल में तुम मेरी कॉपी चुराते थे, आज तुमने मेरी जिंदगी की किताब चुराने की कोशिश की है। रास्ता छोड़ दो। अंदर का मंजर खौफनाक था। ठाकुर मेरी पत्नी को डरा धमका कर उन कागजात पर अंगूठा लगवाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, ठाकुर के बॉडीगार्ड्स ने बंदूकें तान दी, लेकिन ठीक इसी वक्त जिले के डिप्टी कमिश्नर और डीआईजी की गाड़ियां हवेली के बाहर आ रुकी। मैंने पहले ही बैकअप प्लान के तहत सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी, जिसके वजह से आला हुक्काम को मदाखलत करनी पड़ी। ठाकुर गिरफ्तार हुआ और समीर ने वादा माफ गवाह बनने का फैसला किया। इस वाक्य ने मुझे पूरे मुल्क में एक हीरो बना दिया। हुकूमत ने ममता जी के स्कूल को सरकारी सरपरस्ती में ले लिया और उसे एक मॉडल स्कूल बना दिया। आज मैं अपने बंगले के लॉन में बैठा हूँ। मेरी पत्नी मेरे लिए चाय लाई है और उसकी गोद में हमारा छोटा बेटा है, जिसका नाम हमने सार्थक रखा, यानी मकसद। ममता जी अब स्कूल की प्रिंसिपल हैं और वो अब भी बच्चों को वही प्रेम और ममता देती हैं जो उन्होंने मुझे दी थी। मेरे घर के गेट के बाहर अब भी वो पुरानी रेहड़ी खड़ी है जिसे मैंने संभाल कर रखा है। यह मुझे याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, उसे अपनी जड़ों और उन हाथों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उसे मिट्टी से निकालकर आसमान तक पहुंचाया। मेरी पत्नी ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या सोच रहे हैं आकाश जी? मैंने उसका हाथ थामा और कहा, यही कि किस्मत सिर्फ उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती जो सोए होते हैं, बल्कि उनके कदम चूमती है जो कांटों भरी राहों पर गुरु का हाथ थाम कर चलना जानते हैं। आसमान पर तारे चमक रहे थे और दूर कहीं स्कूल की घंटी गूंज रही थी, जैसे कह रही हो कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, इल्म की एक शम्मा उसे शिकस्त देने के लिए काफी है। ठाकुर विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन राजनीति और दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ठाकुर का एक छोटा भाई था, रघु सिंह, जो दुबई में बैठा काली कमाई का धंधा करता था। जैसे उसे भाई की गिरफ्तारी की खबर मिली, वो वापस आ गया। उसका तरीका वारदात ठाकुर से बिल्कुल अलग था। वो सामने से नहीं, पीछे से वार करने वाला शिकारी था। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर एक महंगी काली गाड़ी खड़ी है। अंदर दाखिल हुआ तो सामने रघु सिंह मेरी माँ के सामने बैठा चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आकाश साहब, सुना है आप कानून के बड़े पक्के हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी यह गुरु ममता जी, जिसके लिए आपने मेरे भाई को जेल भेजा, उसका अतीत कितना धुंधला है। मैंने गुस्से से उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन उसने एक पुरानी तस्वीर मेरी मेज पर फेंक दी। वो तस्वीर ममता जी के शौहर की थी, लेकिन उनके साथ पुलिस की वर्दी में एक और शख्स खड़ा था,
जिसे देखकर मेरी माँ के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया। वो शख्स मेरे पिताजी थे। रघु सिंह ने इंकशाफ किया कि बरसों पहले जब जमीनों का तनाजा शुरू हुआ था तो मेरे वालिद, जो उस वक्त एक छोटे से क्लर्क थे, उन्होंने दबाव में आकर ठाकुर के हक में कुछ कागजात पर दस्तखत किए थे, जिसकी वजह से ममता जी के शौहर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तुम्हारे गुरु के उजड़ने का असल सबब तुम्हारे अपने पिताजी थे आकाश। रघु की आवाज मेरे कान में हथौड़ों की तरह लगी। मेरी दुनिया घूम गई। वो ममता जी जिन्होंने अपनी जेब से मेरी फीस भरी, जिनके एहसानों तले में दबा हुआ था, क्या मेरे बाप ने उनका घर उजाड़ा था? मैं ममता जी के कमरे की तरफ भागा। वो वहां खामोशी से बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैं उनके कदमों में गिर गया और रोते हुए सब सच पूछ लिया। ममता जी ने शफकत से मेरा सिर थपका और कहा, बेटा, मैं सब जानती थी। तुम्हारे पिताजी मजबूर थे। ठाकुर ने तुम्हारी माँ और तुम्हें मारने की धमकी दी थी, इसीलिए उन्होंने वो दस्तखत किए थे। लेकिन मरने से पहले वो मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी और वचन दिया था कि उनका बेटा एक दिन नाइंसाफी को खत्म करेगा। आज तुमने मेरा घर नहीं बसाया आकाश, तुमने अपने पिताजी का अधूरा वचन पूरा किया है। रघु सिंह ने सोचा था कि वो यह राज फाश करके मुझे तोड़ देगा या मुझे ब्लैकमेल करके अपने भाई को छुड़वा लेगा, लेकिन उस सच ने मुझे कमजोर करने के बजाय फौलाद बना दिया। मैंने रघु सिंह को उसी वक्त गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि मेरे पास अब वो पुराने कागजात भी थे जिन पर मेरे वालिद के जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए थे। मैंने अदालत में अपने वालिद का एतराफी बयान पेश किया, जिससे न सिर्फ ठाकुर का खानदान हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला गया, बल्कि मेरे वालिद का नाम भी उस दाग से साफ हो गया। कहानी का खूबसूरत इख्तिताम। सपनों की ताबीर वक्त पर लगाकर उड़ता चला गया। मेरी तरक्की हो गई और मैं अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका था। मेरा तबादला उसी शहर में हुआ जहां से मैंने गन्ने की रेहड़ी शुरू की थी। शहर के सबसे बड़े हॉल में एक समारोह था जहां मुझे साल का बेहतरीन अफसर का पुरस्कार दिया जाना था। हॉल लोगों से भरा हुआ था। वही लोग जो कभी मुझे हिकारत से देखते थे आज तालियां बजा रहे थे। स्टेज पर जब मुझे बुलाया गया तो मैंने माइक संभाला और कहा, लोग कहते हैं कि मैं कामयाब अफसर हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आज भी वही गन्ने वाला आकाश हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं गन्ने का रस निकालता था और आज मैं समाज से नाइंसाफी का जहर निकालता हूँ। मेरी यह कामयाबी मेरी नहीं, मेरी उन दो माँओं की है जिन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। मैंने स्टेज पर अपनी माँ और ममता जी को बुलाया। उन दोनों के हाथों से अवार्ड लिया और उनके कदमों में सिर रख दिया। मेरी पत्नी समाइन में बैठी फख्र से मुस्कुरा रही थी और उसकी गोद में हमारा छोटा बेटा है, जिसका नाम हमने सार्थक रखा है, यानी मकसद। ममता जी अब स्कूल की प्रिंसिपल हैं और वो अब भी बच्चों को वही प्रेम और ममता देती हैं जो उन्होंने मुझे दी थी। मेरे घर के गेट के बाहर अब भी वो पुरानी रेहड़ी खड़ी है जिसे मैंने संभाल कर रखा है। यह मुझे याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, उसे अपनी जड़ों और उन हाथों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उसे मिट्टी से निकालकर आसमान तक पहुंचाया। मेरी पत्नी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रहे हैं आकाश जी? मैंने उसका हाथ थामा और कहा, यही कि किस्मत सिर्फ उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती जो सोए होते हैं, बल्कि उनके कदम चूमती है जो कांटों भरी राहों पर गुरु का हाथ थामकर चलना जानते हैं। आसमान पर तारे चमक रहे थे और दूर कहीं स्कूल की घंटी गूंज रही थी, जैसे कह रही हो कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, इल्म की एक शम्मा उसे शिकस्त देने के लिए काफ़ी है। समाप्त। सच्चाई और मेहनत की जीत हमेशा होती है, बशर्ते कि आपके पीछे दुआ करने वाले हाथ और सिखाने वाले गुरु मौजूद हों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।